ये कहानी चंदनपुर गांव की है। इस गांव में भरत अपनी पत्नी कोमल और छोटी सी बेटी पिंकी और अपने बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। पहले तो भरत के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था, पर माँ की तबीयत खराब होने के चलते धीरे धीरे सारी जमीन बिक जाता है और अब भरत के पास खेती करने के लिए बस एक खेत ही बचे होते हैं। भरत तो पहले ही से गरीब था और उसके पास जो खेत बचा था वह भी माँ की इलाज में ही बिक गया होता है, जिसके कारण भरत का हालात और भी खराब हो जाता है। भरत घर का जरूरत पूरा करने और माँ की इलाज के लिए गांव के सेठ से पैसा उधार लिया होता है। भरत के पास कुछ खेतों का जमीन तो बचा है, पर इस जमीन पर ज्यादा अनाज नहीं हो पाता है और जो भी अनाज होता था उसमें से थोड़ा अनाज घर चलाने के लिए रख लेता है और जो भी भरत के पास अनाज बचता था उसको बाजार में बेच दिया करते थे और अनाज बेचकर जो भी पैसा होता था उससे बड़ी मुश्किल से घर चलाया करता था। एक दिन भरत को सेठ बुलाकर कहता है, भरत कर्ज की रकम कब चुकाएगा? मालिक, आपको तो पता है ना मेरा हालात के बारे में। मैंने किया तेरा ठेका ले रखा है जो तेरा हालात के बारे में जानूं। मैं कुछ नहीं जानता, बस मेरा पैसा कब देगा ये बता। मालिक, अभी तो मेरे पास आपको देने के लिए पैसे तो नहीं है, पर जैसे ही फसल बिकते हैं तो मैं आपका सबसे पहले पैसा देने की कोशिश करूंगा। भरत, कोशिश करूंगा नहीं, मेरे बस पैसे चाहिए, समझे? मालिक, घर में बीमार माँ है, उसके इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपका पैसे कहाँ से दूं? भरत इतना बोलकर वहीं सेठ के पास रोने लगता है। यह सब सेठ देखकर गुस्से में भरत से कहता है, देख भरत, तू मुझे मगरमच्छ के आंसू मत दिखा, समझे? पैसे लेने टाइम में तो बहुत मीठी मीठी बातें करके लेता है और जब पैसे देने की टाइम आते हैं तो सारे लोग ऐसे ही रोने लगता है। अगर तुम लोग पैसे दे नहीं सकते हो तो लेते ही क्यों हुआ? और सुन तू, अगर 3 महीने में मेरा पैसा नहीं दिया ना तो तेरे पास जो भी खेत और घर बच्चे हैं ना तो उस पर मैं अपना कब्जा कर लूंगा, समझे? मालिक, अगर आप मेरे खेत और घर कब्जा कर लेंगे तो हम सब कहाँ रहेंगे? मेरे बारे में तो नहीं सही, कम से कम मेरी बूढ़ी माँ के बारे में तो सोचिए। मालिक, वे बीमार हैं। बीमार हो या सही हो, मैं कुछ नहीं जानता। तुमको 3 महीने का टाइम दिया हूं। अगर तू मेरा पैसा 3 महीने के अंदर में अगर तू दे देता है तो तेरा घर और खेत छोड़ दूंगा, और अगर नहीं दे पाता है तो सोच लेना। मालिक, इतने कम समय में मैं आपका इतना ज्यादा पैसा कहाँ से दूंगा? और खेतों में जो फसल बचे थे वह भी बारिश के कारण खराब हो गया है, जिसके चलते फसल भी नहीं बिक रहे हैं। आप एक काम कीजिए मालिक, आप मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज दे दूंगा। देख भरत, तू मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, समझे? चुपचाप यहाँ से जा और सुन, याद रखना, मैं 3 महीने के बाद मैं कर्ज लेने तुम्हारे घर पर आऊंगा। भरत निराश होकर अपने घर जाने लगता है और इधर भरत की पत्नी और बेटी दोनों भरत के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही भरत अपने घर आते हैं तो कोमल और पिंकी भरत को देखकर बहुत खुश होते हैं और पिंकी दौड़कर अपने पिता भरत के पास जाकर कहता है, पापा, आप आ गए। हाँ बेटी, पर तुम आज खेलने नहीं गई क्या? नहीं पापा, आप जाते समय कहे थे ना कि उधर से लौटूंगा तो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। चलिए लाइए, मेरा चॉकलेट कहाँ है? अपनी बेटी पिंकी का मासूमियत देखकर भरत खुद से बोलते हैं, हे भगवान, मैं क्या करूं? बेचारी इस बच्ची को क्या पता कि मैं कितने बड़े मुसीबत में हूँ और इसका चॉकलेट भी नहीं लेकर आया। अब मैं क्या अपनी बेटी से कहूँ? नहीं बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा चॉकलेट लाना भूल गया। भूल गए? अच्छा कोई बात नहीं पापा, आप मेरे लिए कल चॉकलेट लेकर आना। ठीक है बेटा। कोमल भरत का ऐसी बात सुनकर समझ जाती है कि सेठ नहीं माना है और अपनी बेटी को वहां से जाने के लिए कोमल कहती है, पिंकी बेटा, तुम्हारे पिताजी थके हुए हैं, तुम जाओ खेलने के लिए। जी माँ, पापा मैं आती हूँ, थोड़ी देर में खेलकर। पिंकी वहां से खेलने के लिए चली जाती है और इधर कोमल अपने पति भरत से कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या बात है? हाँ? कुछ नहीं कोमल, मैं अभी अभी सेठ जी के यहाँ से आ रहा हूँ। मैं आपको परेशान देकर समझ गई थी। क्या कहा वे जी? वह पैसा मांग रहा था और मैंने उससे कहा मेरे पास अभी पैसा नहीं है आपको देने के लिए। तो वे मान गया क्या जी? नहीं कोमल, सेठ जी नहीं माने। उसने मुझे चेतावनी भी दी है, अगर मैं उसको 3 महीने में उसका पैसा नहीं दिए
तो जो अपने पास बचा है खेत और घर, उस पर वे कब्जा कर लेंगे, ऐसा बोले सेठ जी। जी तो आप अपने हालात के बारे में नहीं बताए थे जो। हाँ कोमल, कहे तो थे पर वे नहीं माने, और मैं इतना तक उसे कहा मेरी माँ बीमार है, पर उसे थोड़ी सी भी दया नहीं आया। और मैं उनसे कहा कि आप मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, पर नहीं माने वे। जी आप चिंता मत कीजिए, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, वे सब ठीक कर देंगे। यह सब बातें भरत की माँ सुन लेती हैं और भरत को आवाज देने लगती है। बेटा भरत, ओ भरत। माँ का आवाज सुनते ही भरत अपनी माँ के पास जाकर कहता है, जी माँ, आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटा, अब हमसे तेरा तकलीफ देखा नहीं जाता है। बेटा अब से तू मेरा इलाज में 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा, समझा? वैसे भी मेरा समय आ गया है। माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? आपका मैं इलाज क्यों नहीं कराऊं? आखिर में आप मेरी माँ हो, आपसे बढ़ के मेरे लिए दुनिया में और कुछ नहीं। हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तेरे पास मेरे इलाज के लिए उतने पैसे भी तो नहीं है ना। और मुझे आज नहीं तो कल ऊपर वाले के पास तो जाना ही है। जो पैसे तू मुझ पर खर्च करता है ना, तू आज से ही मेरे इलाज का पैसा बचाना चालू कर दे, और जब तेरे पास पैसा हो जाएंगे तो तू सेठ जी को उसका पैसा लौटा देना। भरत अपनी माँ का ऐसी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है और अपनी माँ से कहता है, ठीक है माँ, रात बहुत हो गए हैं, आप दवा खाकर सो जाइए, और कोई चीज का जरूरत पड़े तो आवाज लगा देना, मैं आ जाऊंगा। भरत इतना बोलकर वहाँ से अपनी पत्नी के पास आते हैं तो भरत का पत्नी भरत को उदास देखकर कहती है, जी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हैं? क्या बताओ कोमल, एक उस सेठ की टेंशन और एक माँ की। जी माँ की, क्या हुआ माँ को? सब ठीक तो है ना? हाँ कोमल, सब ठीक है, पर माँ कह रही थी कि अब से मेरा इलाज नहीं कराऊं, और जो इलाज का पैसा बचेंगे तो उस सेठ को उसका पैसा लौटा देना। भला मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, तुम ही बताओ। जी हम लोग कर भी क्या सकते हैं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। हे भगवान, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कुछ नहीं तो बस मेरी सासू माँ को ठीक कर दो। कोमल भरत की माँ के लिए विनती करता देख भरत बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सेठ का पैसा देने का समय आ जाते हैं और यही खुशी दुखी में बदलने वाले होते हैं। ये बात भरत को पता नहीं होते हैं और कर्ज लेने सेठ 4 लोगों के साथ भरत के घर आते हैं। अरे वो भरत कहाँ है, बाहर निकाल। सेठ का आवाज सुनते ही भरत और भरत के घर के सारे लोग बाहर आते हैं। देख भरत, तुमको हम कहाँ था, अगर तू मेरे पैसा नहीं दे पाया तो मैं 3 महीने बाद पैसा लेने आऊंगा, और आज तेरा टाइम खत्म हुआ। मालिक, हमें थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं आपका एक एक पाई का हिसाब दे दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, तू आज मेरा पैसा देता है या नहीं, बस इतना बता। आज नहीं मालिक, आज मैं आपका इतना सारा पैसा नहीं दे पाऊंगा मालिक। नहीं दे पाऊंगा? अरे ओ बंटी मंटी चूटी कालू, इन लोगों का सारा सामान घर से बाहर फेंक दे। रेहम मालिक, मेरी माँ बीमार है, अगर आप घर से बाहर हम लोगों को कर देंगे तो इतनी ज्यादा सर्दी में हम लोग कहाँ रहेंगे, रेहम कीजिए मालिक। रे भरत, तू हमको ज्यादा गुस्सा मत दिला समझा, और तू ये रोने का दिखावा कर रहा है ना, इससे हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले हैं। चल हट यहाँ से। सेठ भरत को धक्का दे देता है और भरत के सारे घर में रखे सामान को बाहर फेंक देते हैं। कोमल, पिंकी और भरत की माँ ये सब अपने छोटी छोटी आंखों से देख रही होती है और सेठ घर में रखे सारा सामान को निकलवा के वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद भरत अपने परिवार के साथ एक पेड़ की छांव में अपना सामान रखकर अपना रहने का ठिकाना बना लेता है। और जब रात होती है वैसे ही ठंडी भी बढ़ता है और भरत के पास ज्यादा गर्म कपड़ा भी नहीं होते हैं और भरत की माँ ठंड के मारे कांप रहे होते हैं। थोड़ी और रात होते हैं तो ठंड भी ज्यादा लगने लगते हैं और भरत की माँ को ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाता है और वहीं पर सबके आंखों के सामने भरत की माँ दम तोड़ देते हैं। बेचारे बदकिस्मत भरत, कोमल, पिंकी अपने आंखों के सामने बूढ़ी माँ को दम तोड़ते देखकर खूब रोते हैं और यह सब इस गरीबी के कारण होता है। अगर आज भरत गरीब ना होते तो शायद अपने माँ के साथ आज भी खुशी खुशी दिन गुजार रहे होते। ऐसे ही दुखी दुखी कुछ दिन बीत जाते हैं और भरत दूसरे के खेतों में मजदूरी करने लगता है और उनसे कमाए हुए पैसे से अपना छोटा सा झोपड़ी वहीं पर बनाता है ठंड से बचने के लिए। और भरत अपने परिवार के साथ इसी झोपड़ी में खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही लेटेस्ट कहानी देखने के लिए।